गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ सहकारी सामूहिक अधिगम कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग। देखिए इसमें क्या, मैंने इससे पहले आपको व्याख्या विधि के बारे में बताया था, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के बारे में हमने अध्ययन किया था। व्याख्या विधि के विषय में मैंने बताया था कि यह एक प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति पर आधारित विधि है जिसमें कि शिक्षक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। ऐसी इस विधि यह छात्र की स्मरण शक्ति पर आधारित होती है। छात्र इसमें पूरी तरह से निष्क्रिय रहता है। शिक्षक के वाक्य को ब्रह्म वाक्य के रूप में छात्र ग्रहण करता है। इसमें मुद्रित सामग्री का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इसमें शिक्षक बोलता जाता है और छात्र का कार्य होता है उसे ग्रहण करना, एज इट इज उसे याद करना। ये तो व्याख्यान विधि थी। व्याख्यान विधि उच्च लेवल पर ज़्यादा उपयोगी होती है, उच्च स्तर पर वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल पर व्याख्यान विधि का बिल्कुल कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के आयु वर्ग के बालकों में की स्मरण शक्ति इतनी डेवलप नहीं हुई होती है कि वह जैसा बोला जाए उसे एज इट इज कंठस्थ कर ले। इसके बाद आई हमारी ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कि सामूहिक वाद विवाह, जिसमें कि पूरे छात्रों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है और किसी शिक्षक का रोल केवल निर्देशक का होता है। शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। उसमें शिक्षक डायरेक्ट छात्रों से के संपर्क में नहीं रहता है। किसी समस्या का समाधान छात्र स्वयं निकालते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी सामूहिक डिस्कशन में बालक समस्याओं का समाधान निकालना सीखता है ग्रुप डिस्कशन में। अब बात आती है हमारी सहकारी सामूहिक अधिगम। इस विधि में क्या होता है, यह एक विधि और प्रविधि है। इसे हम क्या कहेंगे, विधि और प्रविधि। विधि और प्रविधि है। इस विधि और इसका शिक्षण अधिगम में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम में इस विधि का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। अधिगम कराने के लिए इसमें अंतः प्रक्रिया को अधिक अवसर मिलता है। यह एक प्रजातांत्रिक विधि है। प्रजातांत्रिक विधि है। अंतः प्रक्रिया को अधिक अवसर मिलता है किसमें, सहकारी सामूहिक अधिगम में। यानी कि इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच अंतर प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। दूसरा, इसमें ना तो शिक्षक केंद्र बिंदु होता है, ना ही छात्र, सभी एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल छात्र की गति के अनुसार सीखने के लिए इसमें प्रेरित किया जाता है। शिक्षक उन्हें समूह के रूप में अध्ययन कराता है। कोई भी पाठ्य वस्तु उसे समझानी होती है, वह पूरे समूह को एक साथ प्रदान करता है। छात्र अपनी अपनी गति से प्रजातांत्रिक रूप से सीखते हैं। किसी छात्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। छात्र के अगर विषय वस्तु समझ में आती है तो ठीक है, वरना वह उससे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। अपने जो भी कंफ्यूजन होता है वह इस अंतर प्रक्रिया के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। इसमें पाठ्यवस्तु का स्वामित्व और इसके उपयोग से पाठ्यवस्तु का स्वामित्व और मौलिकता का विकास किया जाता है। पाठ्यवस्तु का स्वामित्व और मौलिकता का विकास किया जाता है। किस विधि में, सहकारी सामूहिक अधिगम में। नया सीखने के लिए छात्र को प्रेरित किया जाता है कि पाठ्यवस्तु पूरी तरह से उनके लिए उपयोगी है। सहकारी सामूहिक अधिगम प्रविधि का उपयोग पाठ्यवस्तु के परिपाक के लिए किया जाता है। इसमें छात्र पाठ्यवस्तु को अपने ढंग से समझने और बोधगम्य करने का प्रयास करते हैं। छात्र पाठ्यवस्तु को अपने ढंग से समझते हैं, अपने ढंग से समझने और बोधगम्य करने का प्रयास करते हैं।
ग्रहण करने का प्रयास करते हैं अपने ही ढंग से। मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है। अब कक्षा में 60 छात्र हैं, 60 छात्र अपने अपने बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग उसे ग्रहण करेंगे। जैसे एज एग्जाम्पल के एग्जाम में हम दिया जाता है ट्रिक, याद करने की ट्रिक, तो हर किसी की अपनी अपनी एक ट्रिक होती है जिसे हम तरीका बोलते हैं कि मुझे कैसे याद होता है, किसी को लिख के याद होता है, किसी को बोल के याद होता है। वही चीज़ यहाँ पे कि शिक्षक का कार्य होता है समूह रूप में अध्ययन कराना, शिक्षण कराना। शिक्षण कार्य संपन्न होते ही सभी छात्र उसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं यह उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रजातांत्रिक विधि है। इसमें किसी भी छात्र को एक ही विधि से ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। इसमें छात्र जैसा उसे उचित लगता है उस विधि से वह उसे ग्रहण करता है। इसलिए इसे स्व अधिगम विधि भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसे स्व अधिगम विधि भी कहते हैं। स्व अधिगम विधि भी इसे कहा जाता है कि अपने आप इसमें छात्र अधिगम करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता। प्रस्तुतिकरण में स्व अधिगम का अवसर नहीं दिया जाता है। देखिए इसमें एक बिंदु होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, अब इस प्रस्तुतिकरण में जब किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजेंटेशन हम जैसे बोलते हैं, किसके द्वारा की जाती है, शिक्षक के द्वारा। और शिक्षक के द्वारा प्रेजेंटेशन करते समय छात्र को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि आपको जो भी पूछना है वह आप लास्ट में पूछ सकते हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आई है वह उसे दोबारा समझा सकते हो, लेकिन बीच में नहीं बोलना है। तो प्रेजेंटेशन के टाइम किसी को क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने दिया जाता है, बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस प्रविधि के अंतर्गत छात्र समूह में बैठकर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हैं। एक समूह में बैठ जाते हैं और एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है और उसे जो सामग्री विषय वस्तु उसके सामने उपस्थित है उसे वह ग्रहण करते हैं और उस सीखने में वह एक दूसरे का पूरी तरह से क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि वह स्वामित्व बनकर सीखते हैं, वह एक दूसरे छात्र के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस विधि के द्वारा सहयोग की भावना भी विकसित होती है। यह तो हो गई इसकी व्याख्या कि सहकारी सामूहिक अधिगम में कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग में कोई विधि प्रविधि का नाम दिया गया है। इसे स्व अधिगम विधि भी कहते हैं क्योंकि प्रत्येक छात्र इसमें अपनी गति से अधिगम करता है। यह एक प्रजातांत्रिक विधि के अंतर्गत भी आती है। प्रजातांत्रिक विधि का तात्पर्य होता है कि सभी छात्रों को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वह स्वतंत्र होते हैं पूरी तरह से सीखने के लिए, अपने ढंग से सीखते हैं, वह समझते हैं, उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा छात्र को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। छात्र की मौलिकता का विकास किया जाता है। पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व स्थापित किया जाता है कि पाठ्य वस्तु को वह पूरी तरह से ग्रहण कर ले। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया भी होती है। ये तो थी इसकी व्याख्या। अब आते हैं सहकारी सामूहिक अधिगम के प्रकार। कितने प्रकार की होती है सहकारी सामूहिक अधिगम? यह देखिए, सहकारी सामूहिक अधिगम के प्रकार, दो प्रकार का होता है। यह सहकारी सामूहिक अधिगम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है, दो प्रकार की होती है, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की यह प्रविधि होती है। यह वर्गीकरण इनका किसके आधार पर किया गया है? इस विधि के उपयोग के आधार पर। यह वर्गीकरण जो औपचारिक अनौपचारिक किया गया है, यह इस विधि के उपयोग के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। औपचारिक प्रकार क्या कहता है
इसमें शिक्षक द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है अधिगम की। शिक्षक द्वारा टाइमिंग निर्धारित किया जाता है, क्या पढ़ाना है वह पाठ्यवस्तु निर्धारित की जाती है, कितने छात्रों को एक बार में अधिगम कराना है, शिक्षक छात्रों के बैठने की व्यवस्था क्या होगी, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट क्या काम में लिए जाएंगे, किस विधि से पढ़ाया जाएगा, ये सारी व्यवस्था औपचारिक विधि में होती है, औपचारिक प्रकार में होती है, अधिगम में होती है। यह पूरी तरह से नियंत्रित होता है, शिक्षक द्वारा निर्देशित भी होता है। कौन सा? इसमें विशिष्ट नियम में होते हैं कि कल मुझे ये पढ़ाना है, इसके बाद आपको ये करके आना है, ये सारे कुछ नियम भी निर्धारित होते हैं। कब छात्रों को बोलना है, कब छात्रों को आंसर देना है, कब नहीं देना है, कब चुप बैठना है, कब क्या प्रक्रिया करनी है, ये सारी औपचारिक अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षक का नियंत्रण भी रहता है इस विधि में और वह पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन भी करता है, पर्यवेक्षण भी करता है। किसमें? इसमें औपचारिक सहकारी सामूहिक अधिगम में निर्देशन भी करता है, जबकि अनौपचारिक प्रविधि में छात्रों की खुद की व्यवस्था होती है। इसमें तो जो व्यवस्था होती है वह किसकी होती है? पूरी शिक्षक की होती है, जबकि इसमें किसकी होती है? छात्रों की। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार सारे शिक्षण की व्यवस्था करते हैं और अधिगम करते हैं। तो दोनों में अंतर यही है कि उसमें सारा काम औपचारिक विधि में सारा काम शिक्षक के निर्देशन में होता है, शिक्षक के ऑब्जर्वेशन में होता है, शिक्षक के नियंत्रण में होता है, जबकि अनौपचारिक विधि में सारा काम छात्रों की देखरेख छात्र स्वयं निर्धारित करते हैं। ये तो थे इसके दो प्रकार। अब है इसके उद्देश्य, सहकारी अधिगम के उद्देश्य। समझ में आ गए होंगे? प्रकार दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में सारा काम शिक्षक के निर्देशन में होता है, जबकि अनौपचारिक में सारा काम सारी व्यवस्था छात्रों के द्वारा की जाती है। सहकारी सामूहिक अधिगम के उद्देश्य देखिए, इस प्रविधि के उद्देश्य में सबसे पहला है कि यह एक शिक्षण की सहायक विधि है। यह शिक्षण की सहायक विधि है। यह विधि नहीं है, ये क्या है? प्रविधि है। तो शिक्षण के में इसकी सहायता ली जाती है सामूहिक अधिगम की, जिसमें छात्रों को कोई विषय समझाना है, उन्हें पर्टिकुलर कार्य ना देके समूह के रूप में उन्हें विषय वस्तु क्लियर कर दी जाती है। ये इसका उद्देश्य। दूसरा है बोध स्तर पर शिक्षण व्यवस्था में प्रस्तुतिकरण के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। बोध स्तर पर शिक्षण व्यवस्था में प्रस्तुतिकरण के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। बोध स्तर पर आपने देखा होगा, हम बोध प्रश्न करते हैं। बोध स्तर पर शिक्षण व्यवस्था में प्रेजेंटेशन जब शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, तब उसके बाद इस सहकारी सामूहिक अधिगम का प्रयोग किया जाता है। टोटल हम कह सकते हैं कि पाठ का सारांश बताने के लिए, समूह रूप में पाठ का उद्देश्य समझाने के लिए, विषय वस्तु का उद्देश्य समझाने के लिए शिक्षक द्वारा इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। सामूहिक रूप से गाइड करने के लिए इसमें छात्र अपने ही ढंग से सीखते हैं कि वास्तव में हमारे कितना समझ में आया है। तो ये इसके उद्देश्य है कि यह एक सहायक शिक्षण विधि है, सहायक विधि के रूप में कार्य करती है शिक्षण में। दूसरा है बोध स्तर पर प्रस्तुतिकरण के बाद इसका प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। सारांश रूप में समझाने में, सामूहिक रूप से गाइड करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है सहकारी अधिगम के नियम। सहकारी सामूहिक अधिगम के नियम। पहला नियम है इसका उपलब्ध पाठ्य सामग्री को छात्रों द्वारा उपयोग करना।
उपलब्ध सामग्री को छात्रों द्वारा उपयोग करना। इसके नियम है कि जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है शिक्षक के द्वारा समूह के रूप में, उसे छात्र अपने उपयोग में ले सकें। ये इसका नियम है। पहला, छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सहयोग भावना का विकास करना। छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सहयोग भावना का विकास करना, यानी एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, जो समूह के रूप में ग्रहण करते हैं और एक दूसरे को समझाते हुए सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो छात्रों में किस भावना का विकास होता है? एक दूसरे की हेल्प की भावना, हेल्पिंग नेचर उनका होता है। छात्रों को अधिगम हेतु अधिक क्रियाशील रखना। छात्रों को अधिगम हेतु अधिक एक्टिव रखना, यानी सभी छात्रों को प्रजातांत्रिक रूप से सिखाया जाता है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, अपनी गति के अनुसार सीखते हैं, तो सभी एक्टिवेट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं कि हमें ये सीखना है, कैसे सीखना है, शिक्षक ने किस प्रकार से बताया है, हमें किससे समझना चाहिए, ये सारे यानी एक्टिव रहते हैं। वो छात्रों को अपने अपने ढंग से सीखने और समझने का अवसर दिया जाना। छात्रों को अपने अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाना, यानी कि शिक्षक के द्वारा किसी एक विशेष छात्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी छात्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी छात्रों को अपने अपने ढंग से सीखने का अवसर शिक्षक को देना चाहिए कि वह अपने क्या सबको समझ में आया है तो वह अगर प्रश्न पूछता है शिक्षक, तो सभी छात्रों से बराबर प्रश्नोत्तरी में सभी छात्रों का बराबर सहयोग शिक्षक को लेना चाहिए। ऐसा अवसर छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि समस्त छात्र एक्टिव रहें, क्रियाशील रहें, और जब छात्र क्रियाशील रहेंगे तो अधिक से अधिक अधिगम करा पाएंगे। अधिगम हमारा प्रभावशाली होगा, शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ेगी। ये इसके नियम थे। उपलब्ध पाठ्य सामग्री को छात्रों के द्वारा उपयोग किया जाना, यानी कि शिक्षक द्वारा जो भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वह समूह में एकत्र उपलब्ध कराई जा रही है, तो शिक्षक को ऐसा प्रयत्न किया जाता है इस विधि के द्वारा, इस प्रविधि के द्वारा कि छात्र उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके, छात्रों के वह अधिक काम में आ सके। छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए कि जो पाठ्य वस्तु आपके समझ में नहीं आई है तो अन्य छात्रों के सहयोग से उसे समझने का प्रयास करें। जो कार्य आपको दिया गया है उस कार्य को करने का प्रयास करें, दूसरों के सहयोग से करने का प्रयास करें। अहम भावना इसमें छात्रों के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, सर्वोत्तम हूँ, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि छात्र सभी अपने सबके हित की बात सोचें, सभी को साथ लेकर सभी छात्र आगे बढ़े। अधिगम हेतु अधिक क्रियाशील रखना, छात्रों को कुछ ना कुछ करने के लिए दे देना चाहिए जिससे कि छात्र एक्टिव रह सकें। और जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होते हैं तो छात्र ज़्यादा प्रभावी अधिगम कर पाते हैं। छात्रों को अपने अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाना
चाहिए। अपनी अपनी गति से कोई छात्र ज़्यादा अच्छे से जल्दी सीखता है, कोई छात्र मध्यम गति से आगे बढ़ता है और कई छात्र ऐसे होते हैं कक्षा में जिनकी सीखने की प्रोसेस बहुत स्लो होती है। लेकिन यह विधि पूरी तरह से प्रजातांत्रिक विधि होने के कारण इसमें शिक्षक का दायित्व हो जाता है कि सभी बालक अपने अपने ढंग से उसे ग्रहण करें, अपनी अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़े। ये था सहकारी सामूहिक अधिगम के नियम। अब आता है सहकारी सामूहिक अधिगम के सहकारी सामूहिक अधिगम का उपयोग। सहकारी सामूहिक अधिगम का उपयोग। अब देखिए उपयोग में क्या है। बोध स्तर शिक्षण में सहायक प्रविधि का कार्य करती है। यह विधि कहाँ उपयोग की जाती है? बोध स्तर का शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण में सहायक प्रविधि का कार्य करती है। बोध स्तर शिक्षण में सहायक प्रविधि का कार्य करती है। सहायक प्रविधि के रूप में यह कार्य करती है जिसमें छात्रों को सारांश रूप में सब कुछ समझाया जाता है। पाठ्य वस्तु को बोधगम्य करने का अवसर दिया जाता है। पाठ्य वस्तु को बोधगम्य करने का अवसर दिया जाता है, ग्रहण करने का अवसर दिया जाता है। उसकी मतलब उसका अर्थ ग्रहण करने का अवसर दिया जाता है। इस प्रविधि का उपयोग विशेष रूप इस प्रविधि में स्व अधिगम का अवसर मिलता है। इसमें स्व अधिगम अपनी गति से सीखना, अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़ना, इसका अवसर किसमें मिलता है? सहकारी सामूहिक अधिगम में। प्रत्येक बालक अपनी ही गति से सीखता है, अपनी गति से सीखता हुआ आगे बढ़ता है। इस विधि के द्वारा, इस प्रविधि के द्वारा बोध स्तर में सहायक प्रविधि के रूप में यह कार्य करती है। पाठ्य वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बोधगम्य बनाने का अवसर छात्रों को प्रदान करती है, शिक्षक को प्रदान करती है। इस विधि में वह इस छात्रों को स्व अधिगम करने का अवसर मिलता है। शिक्षक द्वारा एक बार में सारी पाठ्य वस्तु समझा दी जाती है और छात्र उसे अपने हिसाब से ग्रहण करता है, अपने अपने बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग उसे ग्रहण करता है। यह प्रविधि छात्र केंद्रित होती है। यह प्रविधि छात्र केंद्रित होती है। इसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, अधिक एक्टिव रहता है। छात्र केंद्रित होती है, छात्रों को प्रजातांत्रिक विधि है, सभी छात्र समूह के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने अपने
हिसाब से उसे याद करते हैं, बोधगम्य बनाते हैं। तो यह पूरी तरह सेंटर कौन होता है, इसमें छात्र होता है। छात्रों को अधिक से अधिक एक्टिव रखने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र भाग ले सके, पूरी तल्लीनता से भाग ले सकें। तो यह प्रविधि छात्र केंद्रित होती है, इसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। पाठ्य वस्तु सामग्री तथा सहायक सामग्री का उपयोग भी छात्र स्वयं करते हैं। पाठ्य वस्तु सामग्री तथा सहायक सामग्री का उपयोग भी छात्र स्वयं करते हैं। जो टीचिंग एड काम में लिए जाते हैं, जो सहायक सामग्री शिक्षण में काम में ली जाती है, उसका उपयोग भी छात्र स्वयं ही करते हैं, अपने लिए ही करते हैं। ये सहकारी सामूहिक अधिगम के उपयोग मैंने आपको बताए कि यह बोध स्तर शिक्षण में सहायक प्रविधि के रूप में कार्य करती है कि शिक्षक को इससे सभी छात्रों को अधिगम कराने में पूरी सहायता मिलती है। सहायक प्रविधि के रूप में यह कार्य करती है। पाठ्य वस्तु को पूरी तरह से बोधगम्य करने का अवसर इसमें दिया जाता है। शिक्षक ऐसा प्रयत्न करता है अपने शिक्षण के माध्यम से कि समस्त छात्रों को वह पाठ्य वस्तु सरल से सरल शब्दों में, शब्दावली में उपलब्ध हो जाए। जो कठिन विषय वस्तु है उसे सरल बनाने का प्रयास इसमें शिक्षक के द्वारा किया जाता है, जिससे कक्षा समूह के रूप में आगे बढ़ सके, सभी छात्र एक साथ आगे बढ़ सके, सभी छात्रों में प्रेम की भावना का विकास हो, आपसी सहयोग की भावना का विकास हो, जिससे कि आपसी सहयोग की भावना का विकास कब होगा, जबकि आपका शिक्षण इंटरेस्टिंग होगा। आपने उनमें ऐसी भावना का विकास किया है कि प्रत्येक एक कार्य दूसरे के बिना हो ही नहीं सकता। छात्र उसे ग्रहण करने में उसे दूसरे की आवश्यकता जरूर पड़े, यानी उसे एक दूसरे के सहयोग के बिना वह पाठ्य वस्तु बोधगम्य नहीं बनाई जा सकती। इस प्रकार का प्रयत्न शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें स्व अधिगम का अवसर मिलता है। छात्रों के बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग उन्हें सीखने का अवसर मिलता है। सीखने का अवसर शिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाता है। शिक्षक ऐसा प्रयत्न करता है कि समूह के रूप में प्रत्येक छात्र की जिम्मेदारी, प्रत्येक छात्र को एक कार्य सौंप दिया जाता है, जिससे कि हर कोई छात्र उसमें अपना योगदान दे सके, हर कोई छात्र एक्टिव हो सके, क्रियाशील रह सके। और जब हम क्रियाशील रहते हैं किसी कार्य में, तो वह कार्य हमारा अधिकांशतः क्या होता है, सफल होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी प्रभावी होती है। यह प्रविधि पूरी तरह से छात्र केंद्रित होती है, छात्र पर आधारित होती है। छात्रों के लिए ही शिक्षक के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। छात्र इसमें अधिक एक्टिव रहता है। पूरी तरह से जो पूरी प्रक्रिया है वह छात्र पर ही डिपेंड करती है। शिक्षक जो भी प्रयत्न करता है वह कक्षा में उपस्थित छात्रों के लिए ही करता है। पाठ्य वस्तु सामग्री तथा सहायक सामग्री का उपयोग भी छात्र करते हैं कि जो भी शिक्षण सामग्री शिक्षक के द्वारा काम में लाई जाती है, जो भी पाठ्य वस्तु या सहायक सामग्री शिक्षक के द्वारा काम में लाई जाती है, उसका प्रयोग कौन करता है, छात्र करते हैं। इस प्रकार से सहकारी सामूहिक अधिगम के उपयोग मैंने आपको बताए। अब बता देती हूँ कि सहकारी सामूहिक अधिगम शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने वाली एक सहायक प्रविधि के रूप में कार्य करती है। इसका प्रयोग, इसमें शिक्षक छात्रों को, पूरे समूह को, छात्रों के एक समूह को एक साथ मोटिवेट करता है, निर्देशित करता है। इसमें शिक्षक की कोई पृथक से, अलग से या केंद्रित भूमिका नहीं होती है। इसमें यह पूरी तरह से छात्र केंद्रित प्रविधि के रूप में ही कार्य करती है। इसमें पाठ्य वस्तु का परिपाक किया जाता है। पाठ्य वस्तु को सरल से सरल बनाने का, बोधगम्य बनाने का शिक्षक के द्वारा प्रयत्न किया जाता है।
जिससे कि छात्र उसको पूरे अर्थ के साथ सार्थक शब्दों में उसे ग्रहण कर सकें, छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में रुचि हो सके। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच एक अंतर प्रक्रिया बनी रहती है। अगर हमारे बीच इंटरेक्शन नहीं होगा, हमारे बीच किसी बिंदु को लेकर कोई वाद विवाद नहीं होगा, तो वह प्रविधि हमारी अच्छी नहीं मानी जाएगी। और इसमें शिक्षक यही प्रयत्न करता है कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील रहने का प्रयत्न करें और क्रियाशील रहने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने का प्रयास करें। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिए कि सहकारी सामूहिक अधिगम दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके उद्देश्य भी हमने आपको बताए कि यह प्रस्तुतिकरण के बाद प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है, फ्लो टूट जाता है। पहले शिक्षक पूरे विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख सरल शब्दों में प्रस्तुत करता है, अपनी प्रेजेंटेशन देता है पाठ्य वस्तु से संबंधित। उसके बाद वह इस विधि का सार रूप में प्रयोग करता है। पाठ का विषय वस्तु का संक्षिप्तीकरण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।